तो पिछले क्लास में हम बताए थे फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस जो लेंस का होता है उसके बारे में। उसमें सिर्फ एक लाइन आप लोग ऐड कर लीजिएगा जहाँ पे नोट्स आप लोग का लिखा हुआ है कि यदि इफ द मीडियम जो आपका लेंस का जो होता है उसके दोनों साइड में जो सेम रहेगा मीडियम, तो फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस जो आपका लेंथ होगा वो बराबर होगा। ठीक है। इफ द मीडियम ऑन द टू साइड्स ऑफ द लेंस इज सेम, medium on the two sides of the lens is same, then the length of the first focus and second focus will remain same। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि मीडियम सेम रहा तब, जैसे मान लिया कि ये एक लेंस लाएं और किसी मीडियम एयर वाले मीडियम में रख दिए तो इधर दोनों साइड वाला मीडियम सेम ही रह जाएगा, तो उस समय जो फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का लेंथ बराबर होगा। चलिए यहाँ तक इसको लिख लीजिएगा। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए। A rod of length दस सेंटीमीटर lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। in such a way that the end closer to the pole is 20 centimeter away from it। Find the length of the image ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ दिया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A rod of length 10 centimeter lies along the principal axis
of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that a rod such a way that the end closer to the pole is 20 centimeter away from it. ठीक है, find the length of the image. ठीक, तो मिरर के लिए मेरे पास दो फॉर्मूला है। मिरर के लिए फॉर्मूला जो है मेरे पास है एक मैग्निफिकेशन वाला, m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू, और एक ठो 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी इज इक्वल टू 1 बाई एफ इज इक्वल टू 2 बाई आर। यही ना फॉर्मूला है दोनों। तो ऐसी दोनों फॉर्मूला का किसी का यूज़ है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करिए, देखिए कि कैसे बनेगा, फिर इसको हम बताते हैं। चलिए आप क्या कीजिए, देखिए एक रॉड दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर लेंथ का, लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सच ए द एंड क्लोजर टू द पोल इज। देखिए ये जो रॉड है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। रॉड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो सकता था। तो ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जिस साइड से प्रिंसिपल एक्सिस है उसी साइड से रॉड को भी क्या किए हम लोग, उसको रख दिए हैं उसके पैरेलली, उसी के साथ। अब कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। चलिए तो फिगर इधर बना देते हैं। ये हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ठीक है। अच्छा इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चलिए तो इसका फोकल लेंथ मान लीजिए यहाँ पे होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर लेंथ का। समझ में आ रहा है बात? फोकल हो गया ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। और ये मिरर है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, ठीक है। हाँ अब क्या है, रॉड को किधर रखा गया है, रॉड कितना है 10 सेंटीमीटर का, और रखा कैसे गया है कि एंड जो पोल के नज़दीक है वो 20 सेंटीमीटर उससे दूरी पे रहे। यानी कि 10 सेंटीमीटर का मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है, इस तरह से रखेंगे इससे उसका एक एंड 20 सेंटीमीटर का दूरी पर रहे। तो ये 10 है, तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए रखेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। हाँ, और यहाँ पे रॉड को हम रखेंगे ऐसा ही ना रखेंगे। और ये रॉड का जो लेंथ है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बात? ये फिगर में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि रॉड को कैसे रखा गया है। अच्छा तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। तो इमेज का लेंथ हमको निकालने का है, ठीक है। तो देखिए पहला चीज़ ये फोकस है, तो फोकस के दुगना दूरी पर क्या होता है, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये जो C होगा ये भी 20 सेंटीमीटर पे होगा, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर तो आपका C होगा। यानी रॉड जो इसका एक एंड है वो रखा हुआ है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। एक रॉड जो रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। तो दूसरा जो एंड है इसका वो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका जो वैल्यू है कितना है 30 सेंटीमीटर। किसी तरह का कोई डाउट है क्या? इसका मान लीजिए कि एक एंड A है तो एक एंड C हो गया आपका, कोई दिक्कत का बात नहीं है इसमें। ये रॉड आपका हो गया। हमको बताना है कि ये जिसका जो इमेज बनेगा इस चीज़ का वो कितना लेंथ का बनेगा, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। वो हम निकालेंगे। तो कैसे निकालें, जब भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हमेशा इसको दो पॉइंट ऑब्जेक्ट टाइप का मान के हमको करने का है। जैसे मान लिया कि खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट भी रहता, ये रॉड मान लिया खड़ा भी रहता, तो उसको 2 पॉइंट मानते हैं, इसका इमेज और इसका इमेज दोनों का अलग अलग निकालते और फिर हमारा आंसर आ जाता। तो यहाँ पे देखिए 2 एंड है इसका, एक C और एक A। तो C एंड है वो कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है,
ठीक है। तो चलिए पहले इसमें लिख देते हैं हम लोग कुछ पॉइंट। हेयर द one end of rod is at the one end of the rod is at the center of curvature। वन एंड कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका इमेज निकालने का है, तो इसका ऑब्जेक्ट का, ये मान लिया कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है सी पर, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इसका इमेज भी यहीं पर बनेगा, ठीक है। कैसे निकाल के देख लेते हैं हम लोग। मेरे पास फॉर्मूला क्या है? कंसीडर, अच्छा पहले हम लोग इसमें लिख देते हैं, to find the image of rod AC, consider 2-point object at C and A, ठीक है। C and A, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिए हम लोग, ठीक है। अब चलिए 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट C we have 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by F, है ना। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर पे है, यानी कि -20। सी वाला पॉइंट 20 सेंटीमीटर है ना पोल से, अब -20 पे है। भी इसका नहीं पता, यही तो निकालने का है। 1 बाई एफ, एफ का वैल्यू कितना है? -10। तो 1 बाई भी जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 10, ये 20 ही हो गया। 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 20, यानी कि भी का वैल्यू कितना आया? -20 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा वहीं पे इसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहने वाला है, यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, यानी कि सी का इमेज यहीं पे बनना है, ठीक है। चलिए पहला तो निकल गया। अब चलिए हमको ए का इमेज निकालना है, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। To find image of point object O, point object A, 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by F, ठीक है। तो U का वैल्यू कितना है? 1 बाई -30, ठीक है। V का वैल्यू निकालने का है। अब 1 बाई एफ, एफ का वैल्यू कितना है? -10। 1 बाई भी इज इक्वल टू कितना आया? 1 बाई 30 माइनस 1 बाई 10, 30, 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 30 माइनस 1 बाई 15, क्योंकि 2 से 15 में से कट जाएगा 30, ठीक है। तो भी का वैल्यू -15, यानी कि भी का वैल्यू -15 मतलब इधर से, ये मान लीजिए कि ये यहाँ से 10 था ना, तो ये मान लीजिए कि यहाँ 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इसका ए का इमेज A' हो गया, और सी का इमेज यहीं पर है। सी का इमेज यही ना है, देखिए ये सी का इमेज हो गया।
ये सी का इमेज बन गया, ठीक है। यानी सी का इमेज 15 सेंटीमीटर से इधर आया और 20 सेंटीमीटर पे ख़त्म हो गया। यानी कि इसका जो इमेज आया, उसका लेंथ आया, वो कितना आया, 20 - 15 यानी कि 5 सेंटीमीटर। यही ना निकालना था। तो हम लोग लिख दे सकते हैं, सो द फाइनल इमेज विल बी A'(C), ठीक है। फाइनल इमेज A'(C) एंड लेंथ ऑफ द इमेज इज कितना, 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द इमेज कितना आ गया आपका, 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको उतारिए जरा, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। At what distance from a convex mirror of focal length 2.5 meter should a boy stand so that his image has a height, has a height equal to half the original height. The principal axis is perpendicular to the height. At what distance from a convex mirror, ठीक है, of focal length 2.5 मीटर 2.5 मीटर should a boy stand, ठीक है, so that his image has a height equal to half the original height, ठीक है। The principal axis is perpendicular to the height, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करने का है, इसमें क्वेश्चन को समझते हैं, उसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़कर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना दिया हुआ है। शुड ए बॉय स्टैंड, जब लड़का को खड़ा होना है कन्वेक्स मिरर के सामने जिसका फोकल लेंथ 2.5 मीटर दिया हुआ है, सो दैट हिज इमेज हैज ए हाइट इक्वल टू हाफ द ओरिजिनल हाइट, यानी कि उसका जो हाइट जो है ओरिजिनल हाइट से आधा हो जाए, ठीक है। द प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द हाइट। अब प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू द हाइट, ठीक है। यानी हाइट जो है उसका परपेंडिकुलर रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस से। अच्छा, ये जो आपको दिया हुआ है हाइट जो है वो इक्वल टू हाफ द ओरिजिनल हाइट दिया हुआ है। ये तो नहीं कह रहा है कि इन्वर्टेड हाइट बन रहा है, यानी कि उल्टा इमेज बन रहा है। सिर्फ बोल रहा है कि उसका जो हाइट बन रहा है वो उसका आधा बन रहा है, यानी कि वो सीधा ही बन रहा है। ये केस इरेक्ट वाला केस है, समझ में आ रहा है बात। इरेक्ट वाला केस, इरेक्ट मतलब सीधा जो इमेज बनता था उसी का केस आ रहा है। यानी कि आदमी का जो, लड़का का जो हाइट जो आपका है वो पहले जितना हाइट था उससे आधा हाइट अब उसका इमेज बन रहा है, ये कहना चाह रहा है।
और मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर है। और प्रिंसिपल एक्सिस पे तो ऑब्जेक्ट जो रहेगा, वो लड़का रहेगा, तो वो मिरर के पीछे जाके खड़ा नहीं हो सकता है, मिरर के सामने ही ना खड़ा होगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पे ये आके खड़ा हो गया। तो इसका जो हाइट बोल रहा है वो जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, आधा, मतलब छोड़, जैसे मान लीजिए कि इसका हाइट मान लीजिए कि h है, तो उसका जो इमेज का हाइट है वो h/2 बनेगा, ठीक है। और जब भी वो सीधा इमेज बनेगा तो वो मिरर के पीछे ही बनेगा, वर्चुअल ही बनेगा, ठीक है। तो ये अभी हमारा केस नहीं है, ये कैसे होगा हम बाद में समझ सकते हैं इसको, लेकिन अभी के लिए बस समझिए कि जो आपका h2 जो हाइट है आपका, यानी कि इमेज का जो हाइट है वो ओरिजिनल हाइट के आधा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे, हाँ, तो इक्वल टू हाफ द ओरिजिनल हाइट, द प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द हाइट, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है कि कहाँ पे वो लड़का खड़ा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, यानी कि u का वैल्यू आपको निकालने का है, ठीक है, यही ना निकालना है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि मेरे पास जो फॉर्मूला है u निकालने के लिए 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, है ना। बात ये है कि फोकल लेंथ का तो वैल्यू दिया हुआ है 2.5 मीटर, तो वो तो हम डाल सकते हैं, लेकिन u निकालना है और v भी नहीं दिया हुआ है, तो कम से कम v निकालना पड़ेगा तभी तो हो पाएगा। v निकलेगा तभी ना, v भी हो गया, u f भी हो गया, तब u निकल जाएगा आपका, यही तो निकालना ही है आपको, यही तो आंसर है आपका। तो इसके लिए देखते हैं पहले कि मेरे पास अब जब नहीं लग रहा है तब हमारे पास एक ऑप्शन आता है, और वो ऑप्शन है आपके पास m इज इक्वल टू -v/u, और m क्या होता है, h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। समझ में आ रहा है बात, यही ना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, h2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स h2 जो हो जाएगा हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट, यानी कि हाफ ऑफ h1/h1 इज इक्वल टू -v/u हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आया, 1/2 इज इक्वल टू -v/u। तो v का वैल्यू कितना आ रहा है, -u/2, यही आ रहा है ना, v का वैल्यू -u/2। इसको देखिएगा जरा, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या आ गया, -u/2। तो अब बात दरअसल ये है कि इसके लिए लिख लीजिएगा, फॉर लैटरल मैग्निफिकेशन, हाँ, लैटरल मैग्निफिकेशन, तो इसको लिखिएगा m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, और उसके बाद इसको उतारिएगा, ठीक है, ये वाला चीज़ उसके बाद उतारिएगा, पहले यहाँ तक इसको लिख लीजिए। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, -u/2। अब हम लोग करते क्या हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू -u/2 इन 1, we get 1/u प्लस 1/v के जगह पे क्या लिख दें, -u/2 इज इक्वल टू 1/f। f के जगह पे क्या लिख दे, 2.5 मीटर दिया हुआ है ना, तो फोकल लेंथ इधर होगा कि इधर होगा, इधर साइड में होना है, तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि +2.5 हो गया, प्लस है यानी कि लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। तो ये क्या हो गया, 1/u माइनस 2/u, ठीक है, और 1/2.5 माइनस 1/u 1/2.5, u इज इक्वल टू -2.5 मीटर।
u का वैल्यू आपको -2.5 मीटर हो गया। यानी कि इमेज आपका कहाँ बन रहा है, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2.5 मीटर पे। कहाँ रखा हुआ है, 2.5 मीटर पे रखा हुआ है, क्या कि माइनस में आ रहा है। बात समझ में आया कि कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि आंसर निकालने वाला बात। अब पूछा जाए कि इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज देखिए कहाँ बन रहा है। हम बताए थे कि इमेज जो बनेगा वो हमेशा किधर बनेगा। देखिए हर एक क्वेश्चन को क्या कीजिए, हर एक पहलू से सोचिए, उससे क्या होगा कि अगला क्वेश्चन बनाइएगा तो आसानी होगा समझने में। तो v इज इक्वल टू -u/2 है, तो v इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं -2.5/2, यानी कि पॉजिटिव हो गया ये 1.25 मीटर, ये v का वैल्यू आया। यानी कि v का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि v का वैल्यू कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए इसका फोकल लेंथ कितना था भाई, 2.5 मीटर है, और इसका देखिए फोकल लेंथ आपका है यहाँ पे 2.5 मीटर पे। ठीक है, फोकल लेंथ है इसका 2.5 मीटर पे फोकस, और इसका इमेज कहाँ बन रहा है, 1.25 पे। यानी कि इमेज बन रहा है इसका यहाँ पर 1.25 मीटर पे। ये बात समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ, अच्छा इमेज का जो हाइट होगा वो क्या होगा, आधा है, यानी कि h/2 ही नहीं इमेज बन रहा है। समझ में आ रहा है बात कि इमेज कैसे बन रहा है। तो आपको कैसे लग रहा होगा, इमेज कैसे बन रहा होगा, आपको अंदाजा हो रहा है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज बन रहा है इसका आधा h/2, और कहाँ पे बन रहा है, 1.25 मीटर पे। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि ये AO होगा, तो ये भी आपका होगा A', O' होगा। अच्छा A का इमेज तो A' मान लीजिए कि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के आधार पर हम निकाल लिए कि इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है आपका। अच्छा अब इसका इमेज कैसे बन रहा होगा, तो हम एक इसको बनाइएगा मत, मतलब हम खाली बता रहे हैं इसको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पैरेलल रे गया, ठीक है, और इससे एक नॉर्मल आएगा जो ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे चल जाएगा, ऐसे नॉर्मल जा रहा होगा, तो ये जो जा रहा होगा तो ये पास ऐसे कर रहा होगा। ठीक है, तो जो पास ऐसे कर रहा होगा ना, तो यही से क्या हो रहा होगा कि आपका इमेज यहाँ पे बन रहा होगा। तो इससे कम से कम 2 रे हमको पास कराना पड़ेगा, तो 2 रे पास करवाएंगे तो ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, तो ये भी रे क्या करता है, ऐसे पास करता है। तो ये जो इमेज O' बन रहा है, ये O का इमेज O' इधर बन रहा होगा। ठीक है, तो बस समझने के लिए इसको आप पेन से बनाया हुआ है तो पेंसिल से बना के एक बार से ट्राई कर सकते हैं, या अलग से ट्राई कर सकते हैं कि कैसे इमेज बन रहा होगा। इसको आप लोग बनाकर देखिए घर पर, उससे क्या होगा कि आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला से तो आपका आंसर आ ही रहा है कि हाँ इमेज इसका इस साइड में बन रहा है, और हाइट इसका आधा है, और 1.25 मीटर पे बन रहा है। ये तो आसान है निकालना, लेकिन व्यू करना थोड़ा मुश्किल है। तो व्यू करने के लिए आपको फिगर बना के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मिटाएंगे। अब इस पे जब तक क्वेश्चन नहीं अच्छा से कीजिएगा ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, तब तक बहुत दिक्कत होगा। तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार दिमाग से आपका उड़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करना पड़ेगा, और फिगर बना बनाकर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके इस चैप्टर पे कमांड आपको आएगा। नहीं तो ऐसे फार्मूला से बनाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, फार्मूला से बना लीजिएगा, लेकिन जब भी थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन आएगा तो दिमाग घूमने रहेगा। तो अच्छा सा क्या कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए सवाल को बनाने का। ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट is placed on the principal axis of a concave mirror
at a distance of 12 centimeter from the pole. If the image is inverted, real and 5 centimeter high, find the location of the image and the focal length of the mirror. क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखा जाए। फिगर ही बनाएंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A 2 centimeter high object is placed on the principal axis of a concave mirror at a distance of 12 centimeter from the pole. If the image is inverted, real and 5 centimeter high, ठीक है, find the location of the image and the focal length of the mirror, ठीक है, location of the image and the focal length of the mirror आपको निकालने का है। ठीक है, तो फिगर कैसे बनाया जाए? फिगर दिया हुआ नहीं है, फिगर आपको बनाने का है। ठीक है, फिगर बहुत में दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में आपका फिगर नहीं दिया होगा। चलिए, तो इसमें हम लोग समझते हैं क्वेश्चन का फिगर हम लोग कैसे बनाएं, ड्रॉ कैसे करें। इस पे एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं बनता है तो फिर आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस पे एक कनकेव मिरर रखा हुआ है, रख देते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया पोल, पोल हो गया। और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कनकेव मिरर को रख दिए। पोल रख दिए कनकेव मिरर फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे, और 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो ए पी जो आपका है, अच्छा इसका फोकल उकल दिया हुआ है, फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो हमको क्या किए हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो है, थोड़ा सा ज़्यादा पास ही बना देते हैं, छोटा फिगर बनेगा। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट आपको दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये ओ ए है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। और इसका दूरी जो पोल से है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का दूरी दिया हुआ है। If the image is inverted, real and 5 सेंटीमीटर हाई। अब देखिए बात ये है कि इन्वर्टेड बता रहा है और रियल बता रहा है। तो इन्वर्टेड और रियल, रियल तो इमेज, ये तो मिरर है ना, ये तो कनकेव मिरर है, कनकेव ही मिरर है ना, हाँ ये कनकेव मिरर है। तो इसका इमेज इस साइड बनेगा तब तो इमेजिनरी इमेज बन जाएगा, क्योंकि वो रियल में तो इमेज है नहीं। रियल बनना है इमेज तो इसी साइड बनना है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। अच्छा, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा है और 5 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, 5 सेंटीमीटर का बन सकता है। तो देखिए बात दरअसल ये है कि ये 5 सेंटीमीटर का इधर बनेगा कि इधर बनेगा हमको पता नहीं है। अभी के लिए ऐसे हम मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का इमेज बन गया। ओ ए ओ डैश ए डैश, ये इसका इमेज हो गया। ठीक है,
फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो लोकेशन ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आपको बताने का है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं इसमें? तो देखिए, इसमें बढ़ने के लिए मेरे पास तो बस दो ही फॉर्मूला है, उसी दोनों का यूज़ करने का है। H2/H1 जो आपका है वो क्या है, -V/U, और 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। इससे अलावा तो कोई फार्मूला है ही नहीं, यही फार्मूला हम लोग को मिरर के लिए पता है बस। तो कैसे इसका यूज़ करें? तो देखिए, H2/H1, H2 का वैल्यू पता है यानी हाइट ऑफ द इमेज, H1 का पता है, V इमेज का डिस्टेंस नहीं पता है, U पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो V निकल गया इससे, एक चीज़ निकला इससे, तीन चीज़ पता होने के कारण। तो इससे U निकालेंगे, हमको क्या निकालना है, लोकेशन ऑफ द इमेज, हमको निकालना क्या है, U का वैल्यू निकालना है और F का वैल्यू निकालना है। तो पहले देखिए, उद्देश्य है मेरा U का निकालना, F का निकालना। अब हमको U का निकालने के लिए हमको V भी चाहिए, F भी चाहिए। तो V तो हमको पता ही है, ठीक है, F हमको नहीं पता है। तो चलिए हम इसे ट्राई करते हैं, पहले कैसे बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं इसको। H2/H1 जो मेरे पास है वो है -V/U। H2 हाइट ऑफ द इमेज जो है आपका वो +5 सेंटीमीटर की -5 सेंटीमीटर, नीचे साइड -5 सेंटीमीटर यानी कि -5, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना है, +2। अब समझ में आ रहा है बात। अब उसके बाद जो हो गया माइनस इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस हमको पता ही नहीं है भी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताइए कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये +12 है कि -12 है, हाँ -12 है। समझ में आ रहा है बात। तो माइनस माइनस कट गया, V इज इक्वल टू -5/2 गुना 12, 6 यानी कि 30 सेंटीमीटर। यानी V का वैल्यू कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, लोकेशन ऑफ द इमेज, डिस्टेंस और लोकेशन ऑफ द इमेज, यही ना निकालना था, यही भी निकालने का था ना। तो भी का वैल्यू तो समझ में आ रहा है कि 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर। ये 12 है तो ये 30 लग नहीं रहा है, लेकिन समझिए कि बहुत दूर पे है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर आपका हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर के बाद हमको अब निकालने का है, तो देखिए बड़ा आसान है। V का वैल्यू तो आप 30 निकाल चुके हैं, U का वैल्यू आपको पहले से पता है, तो F नहीं निकाल लीजिएगा इससे। तो मेरे पास अब क्या है, नाउ आपके पास क्या है, 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। U का वैल्यू कितना है, -12, V का वैल्यू है -30 इक्वल टू 1/F। ये क्या हो गया, 1/12 प्लस 1/30 इज इक्वल टू -1/F। अभी 12 और 30 को कर देते हैं, 2 6 जा 12, 2 15 जा 3 2 जा 3 5 जा, ठीक है। इतना हो गया 10 20 20 60, तो ये हो गया 65/2 -1/F। F का वैल्यू कितना हो गया, 7/60 इज इक्वल टू -1/F। F का वैल्यू -60/7, 60/7। इसका थोड़ा देखा जाए, इसका आंसर सही है ना, -30 60/7 -60/7, ये कितना आ रहा है, 60/7 8.6। F का वैल्यू जो आ रहा है आपका, F का जो यहाँ से वैल्यू आ रहा है -8.6 सेंटीमीटर।
कुछ पता चल रहा है आपको क्या हो रहा है? यहाँ पे जो फोकल लेंथ आपका क्या था 8.6 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ यहाँ पे 8.6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे फोकस होगा आपका 8.6 सेंटीमीटर का, माइनस में ना है तो इधर ही साइड में होगा, ऐसा भी है कॉनकेव मिरर, तो फोकस इसका नेगेटिव में आना चाहिए, फोकस इसका क्या आ रहा है नेगेटिव में आना चाहिए, और ऐसा भी कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव ही साइड होगा, इसी साइड होना है। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा 17 पॉइंट कुछ हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इसका ओ का इमेज कहाँ बन रहा है ए डैश पे, ओ का इमेज ओ डैश तो होगा ही, ए का इमेज ए डैश, ओ का इमेज ओ डैश, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। कैसे इमेज बना होगा तो एक ऐसे रे गया होगा, हाँ, और ये फिर ऐसे लौटा होगा, ठीक है। इसको बनाइएगा नहीं, हम बता रहे हैं, ये फिगर बना लीजिएगा पहले और फिर हम समझाने के खाली बता रहे हैं, इसको पेंसिल से आप लोग बाद में कीजिएगा। ऐसे रे गया, अच्छा यहाँ से इसका नॉर्मल है तो नॉर्मल से तो ये जो पास होगा वो फोकस से हो जाएगा, कि पैरेलल रे है ना, तो ये फोकस से पास होते हुए इधर से ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा इससे कम से कम 2 रे चाहिए, क्योंकि एक का इमेज बनाना है तो एक ऐसे हम लोग कर देंगे, तो जो एंगल इधर से बनाएगा वही एंगल ये यहाँ से ही बनाएगा, यानी कि ए का इमेज ए डैश हो गया, इससे ये इमेज बनेगा, ठीक है। आपको ए का इमेज बना के चेक करते रहना है दूसरा जगह, तो ए का इमेज ए डैश पे बनेगा, ओ का इमेज तो ओ डैश से बनेगा क्योंकि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो उसका इमेज बनाना आसान है मेरे लिए। लेकिन ए का इमेज बनाना है तो 2 रे कम से कम हमको वहाँ से निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद ऐसा इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जो साइन कन्वेंशन हम लोग स्फेरिकल मिरर का देखेंगे कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ मतलब समझ रहे हैं, फोकल लेंथ क्या हो गया उसका सेकंड फोकल लेंथ, सेकंड फोकस ही को हम लोग क्या कहेंगे लेंस का फोकस कहेंगे। तो ये जो चीज़ हम लोग को निकालने का है, हाँ, और उसमें हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट और रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरा का, ये दोनों R1 और R2 का भी साइन कन्वेंशन हम लोग निकालना अभी सीखेंगे। टोटल 5 चीज़ का हम लोग साइन कन्वेंशन निकालेंगे। हम लोग के पास अभी हम टोटल 4 फिगर बनाएंगे, वो 4 फिगर के आधार पर आपको क्या करना है उसका वैल्यू बताने का है, ठीक है। तो कैसे होगा पॉजिटिव, कैसे होगा नेगेटिव, ये बात पता है आपको कि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में होगा तो नेगेटिव और राइट साइड में होगा पॉजिटिव। लेकिन कब, जब जो इंसिडेंट रे है उसका भी डायरेक्शन उसी टाइप से हो, तभी हम लोग उस डायरेक्शन को नेगेटिव और पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। चलिए हम फिगर पहले बनाएंगे इसका। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लिख दिए, फॉर लेंस। तो पहले फिगर चारों बना देते हैं, उसके बाद जो भी लिखना है इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर।
कन्वेक्स मिरर हो गया, फिर हो गया कनकेव मिरर। ये सब इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है, ये तो पता ही है आप लोग को। इसको P से डिनोट करते हैं हम लोग। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 आपका हो गया। C1 और C2, देखिए C1 C2 कैसे लेते हैं, जो पहला वाला जो सरफेस होगा वो स्फेरिकल सरफेस, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 कहलाएगा, इसका C2, इसका भी C1, इसका भी C2, तो इसका C1 इधर है, इसका C2 इधर है, इसका C1 इधर है, इसका C2 इधर है। इसी टाइप से हम लोग इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेते हैं। ये फिगर ABCD, इस फिगर को पहले अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। ABCD इस फिगर को बना लीजिए पहले। चलिए फिगर सब सही है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फिगर को हम लोग खाली पहले समझ ले आते हैं, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये तो पता ही है कि ये कन्वेक्स लेंस कहते हैं या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसको, हैं, और इसको डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस कहते हैं। ये कन्वेक्स लेंस और ये कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इससे रे डाइवर्ज हो जाता है, पैरेलली जब आता है तो रे डाइवर्ज होने का इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और ये समझ में आ रहा है
कि ये क्या हो जाएगा आपका कि कन्वेक्स कनकेव लेंस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। पिछले वाला जो फिगर लिए थे उसमें हम लोग कनकेव कन्वेक्स लिए थे, इसमें कन्वेक्स कनकेव है, ठीक है, और यही फिर आपका कन्वेक्स लेंस है। अब देखिए पहला चीज़ क्या क्या इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है उसके बारे में हम पहले बात कर लें कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता था उसका सेकंड फोकस ही उसका फोकस कहलाता था, और सेकंड फोकस जो फोकस कहलाता था तो वो कहाँ पे उसका फोकस बनता था कि जब रे पैरेलल रहेगा तो रे जो कन्वर्ज करेगा जहाँ पे पॉइंट, वो वाला उसका सेकंड फोकस हुआ करता था। तो यहाँ पे देखिए रे पैरेलल है तो ये वाला जो रे है आपका F2 पे आपका मिलेगा, यदि रे पैरेलल रहता तब। तो ये जो फोकस जो होगा इसका सेकंड फोकस हमेशा इस साइड में होता है। ये वाला आप पीछे वाला फिगर देखिएगा तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि सेकंड फोकस आपका कहाँ बन रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात कि सेकंड फोकस कहाँ बन रहा है आपका, कि जब रे पैरेलल रहेगा तो ये क्या होगा कि आपका यहाँ पे पूरा का पूरा रे कन्वर्ज होके आएगा, तो ये इसका सेकंड फोकस हो गया। सेकंड फोकस ही लेंस का फोकस कहलाता है। तो हमेशा कन्वेक्स लेंस का फोकस सेकंड फोकस इसी साइड में होगा, और इसका जो फोकस होगा जब रे पैरेलल पड़ेगा तो वो रे डाइवर्ज हो जाता था, सब मिलता था एक पॉइंट पे, वो वाला सेकंड फोकस था। तो इसका जो सेकंड फोकस है वो इस साइड आता है, यानी इसका फोकस इस साइड में, इसका फोकस इस साइड में, क्या कि सेकंड फोकस को हम लोग फोकस कह रहे हैं। तो यानी F2 इसका F2 और इसका जो F2 होगा वो इस साइड में होगा, ठीक है। ऐसे वाला में फिगर लिए थे तो उसका फोकस उस साइड में था, तो इसको लिए तो इस साइड फोकस इसका इस साइड में हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, फोकस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात हम लोग कह रहे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर का C1 C2 हर जगह क्या है। C1 C2 है कि पहला वाला सरफेस 1 और दूसरा वाला सरफेस 2, यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1 वो इस साइड कर है ना, तो सेंटर तो इधर ही साइड में होगा, तो C1 और इसका C2, इसका देखिए C1 इसका C2, कोई दिक्कत का बात, इसका C1 चलिए, और इसका C2 कोई ज़रूरत नहीं है तो नहीं लिखा गया है। अच्छा, इसका C1 भी इधर और C2 भी इधर। C1 इधर क्यों हुआ, क्योंकि ये पहले है तो ज़्यादा दूर पे होगा इसका, ठीक है, और फिर C2, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अच्छा, अब बात है कि हम लोग इसमें C1 C2 और F2 समझ चुके हैं। एक हो गया O और एक हो गया I, एक ऑब्जेक्ट है एक तो इमेज है। ऑब्जेक्ट से क्या होता है, रे निकलता है और वो रिफ्रैक्ट होके, डबल रिफ्रैक्शन होके कहीं पे इमेज बनता है, इस साइड में बन सकता है, इस साइड में बन सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका इमेज किधर बना है, इस साइड में बना है, तो इसका इमेज जहां पे बना है तो ये इमेज हो गया। अच्छा, ये रियल इमेज हुआ कि वर्चुअल इमेज हुआ, ये रियल इमेज हुआ, क्या है कि रियल में रिफ्रैक्टेड रे मिल रहा है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है O, इससे जो रे हुआ वो डाइवर्ज होने के कारण इसका रियल में रे नहीं मिलेगा, तो ये कहाँ मिलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे, तो ये वर्चुअल इमेज इसका बन रहा है। यहाँ पे इसमें क्या है आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट का रे ऐसे आ रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है हमको पता नहीं है, तो ये यहाँ से इतना दूर से आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट सब मिलता हुआ कहाँ दिख रहा है, ये, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में मीट कर रहा है तो ये रियल इमेज का एग्जांपल है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। इसमें देखिए क्या है कि ऑब्जेक्ट जो आपका है वो आपका रियल है, क्या कि ऑब्जेक्ट से एकदम रे निकल रहा है, ठीक है, और ये जो रिफ्रैक्ट हो जा रहा है आपका, डाइवर्ज हो रहा है, तो इस कारण से इसका जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि इस साइड में इसका इमेज कहीं पे, मतलब इसका इस साइड में कहीं पे रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिलने के कारण इसका इमेज इस साइड बना और ये इमेज क्या बन गया, वर्चुअल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए फिगर आप लोग को अभी तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग लिख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, ठीक है। हम लोग लिखते हैं for sign convention, we have a principal axis called as principal axis as like x axis,
and P be the center on the x-axis। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। अब since the incident ray direction is always from लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट में जा रहा है रे, लेफ्ट टू राइट इन ऑल द गिवन फिगर, so the distance anything on right side of P will be positive। P के जो भी राइट साइड होगा वो पॉजिटिव, एंड लेफ्ट साइड विल बी नेगेटिव। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, इफ द इंसिडेंट रे actually coming from object, it will be real object, but it seems to come from a point will be virtual object as in figure C। ठीक है, सिमिलरली फॉर इमेज, इमेज के लिए भी सेम है। चलिए इसको मिटाया जाए। अब उसके बाद लिखते हैं फिगर A, B and D is example of real object, figure C is example of virtual object। फिर फिगर A, C, is example of real image, a figure B, D is example of virtual image। ठीक है, इसको देखिएगा अच्छे से कि कौन सा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, कौन सा रियल ऑब्जेक्ट का है, कौन सा रियल इमेज का है, कौन सा रियल ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, चलिए इसको हम अब मिटाएंगे। अब हम लोग साइन कन्वेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाएंगे। चलिए let us consider u v f2 r1 r1 r2 be the
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसे लिखिए, इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा। u क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v को लिखिए f2 को, फोकल लेंथ को ना लिख रहे हैं, पॉइंट को थोड़ी लिख रहे हैं, फोकल लेंथ यानी कि f2 लिखिए। f2 जो हो गया फोकल लेंथ ऑफ लेंस, f2 ही फोकल लेंथ ऑफ लेंस कहलाता है। r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, और R2 क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, यहाँ तक इसको लिख दीजिए। अब हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल बनाकर हम लोग उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो टेबल हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं u v f2 r1 r2, ये टेबल हो गया। ठीक है, फिर 4 फिगर है, 2 3 4। ठीक है, इसमें हम लोग लिख देते हैं फिगर ए। चलिए फिगर ए से स्टार्ट करते हैं। u का वैल्यू इधर साइड में है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, v पॉजिटिव, f2 पॉजिटिव, r1 पॉजिटिव, r2 नेगेटिव। कोई दिक्कत है? फिगर b के तरफ आ जाते हैं। फिगर बी के तरफ जब आएंगे तो इसमें हम लोग लिखते हैं, फिगर बी वो है ना, अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट ज़्यादातर नेगेटिव होता है, खाली सी में आपका नेगेटिव नहीं है। इमेज भी नेगेटिव, अच्छा, फोकल लेंथ इसका क्या है, नेगेटिव, अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 नेगेटिव, r2 पॉजिटिव। ठीक है, चलिए फिर फिगर सी की तरफ आ जाते हैं। फिगर सी में ऑब्जेक्ट अवर पॉजिटिव आ गया, इमेज देखिएगा उसमें इमेज नेगेटिव, सॉरी इमेज पॉजिटिव, और फोकस पॉजिटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। ठीक है, मतलब पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अच्छा C1 इसका पॉजिटिव है, इसका C2 इधर ना होगा तो कहीं पे इसका C2 होगा। ठीक है, तो C2 लिख दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए उसमें आ जाते हैं, फिगर डी, फिगर डी में देखा जाए, फिगर डी में देख रहे हैं तो हम लोग के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, नेगेटिव, इमेज क्या है आपका, नेगेटिव, अच्छा, फोकस क्या है, नेगेटिव, अच्छा, C1 C2 दोनों का दोनों पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बात कि कैसे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव लिए हैं? इसमें कोई दिक्कत और डाउट नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए कि कैसे इसमें इमेज, ऑब्जेक्ट, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड का पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको उतारिएगा जल्दी से, इसमें कोई और पॉइंट है तो देख लेते हैं। एक चीज़ और खाली लिख लीजिएगा, इसको लिखने के बाद हम एक चीज़ मिटा के एक चीज़ और लिख दे रहे हैं, 1-2 लाइन सिर्फ। ये साइन कन्वेंशन तो ऐसे तो हो ही गया, इसमें पॉइंट वाइज लिखिएगा, एनी हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस will be positive and height
बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव, ठीक है, पहला चीज। और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव एंड हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। उसके बाद और भी कुछ इसमें है, हाँ हम लोग एक चीज़ और देखिएगा कि जो फोकल लेंथ जो हमेशा कन्वर्जिंग लेंस का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और डाइवर्जिंग लेंस का क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो हम लिख देते हैं फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डाइवर्जिंग लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। देख रहे हैं कि नहीं, कन्वर्जिंग लेंस है, फोकस इधर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस है, इसका फोकस नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये होता है, ये दोनों पॉइंट भी इसको साथ नोट कर लीजिए, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए, तो अब हम लोग लेंस मेकर फार्मूला या लेंस फार्मूला इसके तरफ हम लोग अब आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम लोग फिगर बनाएंगे। तो इस पे जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो ये कि आपको हम बताए थे कि जो लेंस होता है उसमें दो स्फेरिकल सरफेस है, तो 2 बार इसका रिफ्रैक्शन होता है। इसीलिए एक 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे फाइनली निकलता है उसको हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं, और जो रे इंसिडेंट होता है उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पहले ही हम बताए थे। और यहाँ पे हम लोग अभी ओवरऑल फिगर बना रहे थे, एक इंसिडेंट रे बना रहे थे, एक इमर्जेंट रे बना रहे थे, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन तो 2 बार हो रहा है, तो वो 2 जो रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर उसको हम थोड़ा बारीकी से यहाँ पर देखेंगे, और उससे हम लोग जो कंक्लूजन निकालेंगे उससे हम लोग का एक फार्मूला बनेगा जिसमें फोकल लेंथ जो आपका होता है लेंस का, उसका फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं उस फार्मूला को, और कैसे वो बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। लेंस मेकर्स फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। चलिए, तो इसमें हम लोग बनाते हैं फिगर। नहीं है। तो ये 2 बार रिफ्रैक्शन होके आपका जो इमेज यहाँ जो बन रहा है वो वही वाला इमेज आई यहाँ लिखा हुआ है आपका। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका, और ये जो हो गया आपका ओ डैश,
यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 होगा, इधर हो जाएगा C1। बाकी कोई पॉइंट? चलिए DEAB, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ इसमें हो क्या रहा है, पहले यहाँ का सिचुएशन समझ जाए कि किया क्या जा रहा है इसमें। कि देखिए कि आपके लिए सबसे पहले क्या रखा हुआ है, एक लेंस रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो लेंस है वो मान लीजिए कोई मीडियम है, वहाँ ला के रख दिया गया, हो सकता है पानी में रख दिया हो सकता है एयर में रख दिया हो, कहीं पर भी रखा जाए तो इधर का और इधर का मीडियम क्या हो जाएगा, सेम। और हम बताए थे कि इधर और उधर का दोनों साइड का मीडियम यदि सेम रहे तो आपका जो फोकल लेंथ जो होता है F1 F2 सेम होता है, ठीक है। ये बात तो पता ही है आपको, ठीक है। तो वो बात का केस है, अभी के लिए हमको समझना है कि ये मान लीजिए किसी मीडियम में लाके इस लेंस को रख दिया गया, और ये लेंस के अंदर का मीडियम है μ2 और जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका मीडियम है μ1, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। अब बात ये है, ये पहला सरफेस तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर साइड में और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर साइड में, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उससे रे इंसिडेंट करेगा, उससे रे इंसिडेंट किया ना यहाँ पे, तो इंसिडेंट करने के बाद रे होगा क्या कि थोड़ा सा ये रिफ्रैक्ट करेगा। तो देखिए रे को जाना चाहिए था ऐसे, रे को जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। इस लाइन के स्ट्रेट में जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ये मुड़ गया इधर साइड, ठीक है। थोड़ा सा मुड़ गया वो इधर साइड में। तो मुड़ जाने के कारण क्या हुआ, जो ये थोड़ा सा हल्का सा घसका, एकदम हल्का सा, तो इसको जब पीछे मिलाया गया तो इसका इमेज बन रहा है O', ठीक है। बात समझ में आ रहा है। पहले जो ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट कराया जाएगा तो पहला रिफ्रैक्शन होगा ना इसमें, ये रे जो निकलेगा इधर तो रिफ्रैक्ट होकर रे निकलेगा, तो वो रिफ्रैक्ट थोड़ा सा टेढ़ा तो होगा ही। तो टेढ़ा जो हुआ तो उसका जो इमेज बन रहा है उसको पीछे मिलाने पे इमेज O' पे बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला दूसरा सरफेस है, हाँ, C2 वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 वाला है, दूसरा सरफेस है। तो इस पे अब यही वाला रे इंसिडेंट करेगा, तो इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो अब O1 काम करेगा, O' काम करेगा, ठीक है। वो तो काम करेगा नहीं, क्योंकि O का तो इमेज O' बन गया। अब ये O' क्या करेगा, क्योंकि यही वाला रे इसके लिए ऑब्जेक्ट है और इस रे का ऑब्जेक्ट क्या है, O' है। तो O' जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अब क्या होगा, इधर आएगा और इसका इमेज कहाँ आके बना, आई पे आके बना। बात समझ में आया। यानी कि 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद जो फाइनली इमेज जो बना आई देखा जाए तो रियल ऑब्जेक्ट क्या था, स्टार्टिंग में O था और फाइनल इमेज क्या है, आई। लेकिन बीच में क्या है कि एक इमेज O' बनने के कारण इसका इमेज O' हो गया, लेकिन इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग लिखते चलेंगे बारी बारी से। चलिए, here there is a lens ADBE, there is a thin lens हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लगता है लाइन छूट गया वहाँ पे, इससे एक और एरो आप बना दीजिएगा, ठीक है। थिन लेंस ADBE। चलिए, पहले तो लेंस आपके पास हो गया, द लेंस इज ऑफ μ1 μ2 सही है ना। लेंस इज ऑफ
the medium inside the lens, the medium inside the thin lens is mu2 and this lens is placed in medium mu1, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 या मीडियम mu1, ये बात समझ में आ रहा है आप लोग के लिए, ठीक है। अब देखिए here P is the optical center and the line joining C1 C2 is the principal axis। यहाँ कोई दिक्कत का बात है? कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। चलिए, the principal axis cuts the lens at D and E, ठीक है। D and E पे वो कट कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ना चाहते हैं, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। इसको यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटाएंगे। लिखते चलेंगे हम लोग, अभी बहुत सारा चीज़ लिखना है इसमें। चलिए, अब लिखते हैं इसमें फॉर इमेज फॉर्मेशन। फॉर इमेज फॉर्मेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O is placed on the principal axis to trace the image of O. We will have two incident ray. We will have two incident ray, OP and OG। OP and OG, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, the ray OP pass to the lens undeviated in a straight line। क्यों पास कर जाता है स्ट्रेट लाइन से होते हुए, क्यों इसमें डाइवर्जेंस नहीं आ रहा है, क्या कारण है इसका? देखिए, बात दरअसल ये है ना कि ये लेंस है पूरा थिन, ठीक है, एकदम पतला लेंस है। और पतला लेंस है और क्या है, एकदम मान लीजिए एकदम सटा हुआ है, पतला लेंस एकदम। तो ये क्या होता है ना कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब जैसा काम करता है। जैसे रेक्टेंगुलर स्लैब समझ रहे हैं कि इस टाइप का स्लैब जैसा काम कर रहा है। ये मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही इस पे लाइट आता है तो एकदम हल्का सा रिफ्रैक्शन होता है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं होता है, हल्का सा होता है, लेकिन वो एकदम नेग्लिजिबल होता है। इस कारण से जो इस पे जो लाइन आया, तो हम ऐसा इसको मानते हैं कि एकदम पैरेलली ये एकदम स्ट्रेट लाइन से ये पास होके निकल जाएगा प्रिंसिपल ही एक्सिस से, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखते हैं इट नहीं, the ray OP does not get
deviated because we have considered the lens to be very very thin, बहुत पतला लेंस हम माने हैं। So the thickness of lens near optical center is also very small. So it acts like a plain rectangular small slab. So ray pass through it with negligible diffraction. So we have considered it passing in a straight line. ठीक है, ये कारण आपको समझ में आ गया कि अनडेविएटेड क्यों जा रहा है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बार बार। या फिर थोड़ा सा मान लीजिए कि ये मान लिया हाइट भी रहेगा और इसके बगल से ऐसे रे जाएगा तो अनडेविएटेड एकदम चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मान के पतला सा स्लैब टाइप का है। ठीक है, इसका थिकनेस बहुत कम है तो रे एकदम स्ट्रेट ही लगभग चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग मिटाएंगे। नीचे वाला काम खत्म हो गया, अब ऊपर से उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, नाउ द रे OG when incident on spherical surface कहाँ पे, AB, then the ray gets diffracted। वो क्या हो जाता है, डिफ्रैक्शन हो जाता है along GH। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है, GH के अलॉन्ग क्या हो जाता है, वो डिफ्रैक्ट हो जाता है। when the diffracted ray GH is when the diffracted ray GH is produced backward, जब उसको प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे, then the image formed at O dash this image O dash will be the image of object O after first diffraction।
पहला डिफ्रैक्शन से ये इमेज बन गया। नाउ दिस इमेज will act as the object for second spherical surface AEB। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस AB नहीं ADB लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो AEB के लिए अब क्या करेगा, O डैश क्या करेगा, आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नाउ अगेन द ray diffracted, now again the ray GH gets diffracted along HI when the image diffracted along HI when the ray comes to मीडियम μ1 में, जैसे ही वो मीडियम में फिर आया तो क्या हुआ कि HI के अलॉन्ग वो डिफ्रैक्ट हो गया। द रे HI will be called as इमर्जेंट रे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे कहेंगे। ठीक है, ये इमर्जेंट रे हो गया आपका। चलिए, HI will be called as इमर्जेंट रे। अब हम लोग क्या करना है, इसमें कोई और पॉइंट हो, देख रहे हैं इसमें कोई और पॉइंट बचा हुआ, एक पॉइंट खाली और लिख लीजिए। सो आई विल बी द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, आई क्या हो जाएगा आपका, फाइनल इमेज हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओ का। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग कि हम लोग के पास जो फॉर्मूला था, हम लोग के पास क्या था, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला हम लोग को अभी यूज करना है। ठीक है, चलिए इसको देखिए और इसको फॉर्मूला को यूज़ करके कैसे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला बनाएंगे वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r आपका हो गया। अब देखिए, इस फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस के लिए होता है।
चलिए तो हम लिखते हैं फॉर फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, पहला स्फेरिकल सरफेस के लिए AB, तो हम लोग यूज़ करेंगे एक चीज़ और हम बताए नहीं है इसमें कि हाँ इसमें लिखते चलते हैं तो हम लोग कंसीडर द डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ पहले लिखने से पहले इसको यहाँ लिख दीजिए, कंसीडर द डिस्टेंस फ्रॉम O to P is U, O dash to P is V, ऐसे लिखते हैं हम लोग, O to P नहीं, OP is equal to U, O dash P is equal to V1, O dash P को हम लोग V1 लिए हैं और O dash P को, और फिर क्या लिए हैं PI is equal to V, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको फाइनल नहीं, इसको रियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते हैं, इसको फाइनल इमेज डिस्टेंस, और इसको लिखेंगे इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये तो बीच में जो O1 आया है, O1P जो डिस्टेंस है V1 वो तो बीच में आया है, ठीक है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं है, हमको तो फाइनल से मतलब है खाली, तो इसलिए ये चीज़ को हम लोग पहले लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। फॉर स्फेरिकल सरफेस, फॉर स्फेरिकल सरफेस ADB μ2 बाई V का वैल्यू क्या होगा, इमेज डिस्टेंस μ2 बाई V, देखिए पहला जो मीडियम होता था, ये वाला फॉर्मूला से ध्यान रखिए, μ1 इधर μ2 दूसरा वाला मीडियम, ऐसा ही नहीं होता था, μ1 से μ2 की तरफ रेंज आता था, तो μ1 μ2 कौन समझ में आ रहा था, इधर वाला अभी μ1 है, उधर वाला μ2 है। ठीक है, तो देखिए μ2 बाई इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस का कहाँ बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस तो ये वाला बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस ये हो जाएगा, तो इसको V1 लिख देंगे, μ2 बाई V1, और μ1 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है इसके लिए U, तो U ही रहने देते हैं, और ये क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा R1, ये पहला फॉर्मूला हो गया इसके लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि हम लोग के लिए V1 जो आपका हो गया वो इंटरमीडिएट जो आपका क्या हो गया, इमेज बन गया ऑब्जेक्ट O के लिए। ठीक है, चलिए फॉर स्फेरिकल सरफेस AEB O dash will act as object, O dash will be act as object। ठीक है, इसके लिए तो यही ना कंडीशन है। अब देख लिए इसमें क्या करते हैं, मेरे लिए फॉर्मूला क्या है, μ2 बाई V, तो अभी μ1 से μ2 जा रहे थे, समझिएगा अच्छा तो समझिएगा, पहले जो ये स्फेरिकल सरफेस के लेना है, तो स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या था आपके लिए, स्फेरिकल सरफेस में इधर μ1 था, इधर μ2 था, तो μ1 से μ2 जाते थे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। हाँ, अभी देखिए तो इसमें भी μ1 से μ2 ही गए हैं, पहले μ1 था फिर μ2 था। अब और देखिए हो क्या रहा है कि अवर के लिए जो μ1 है
वो म्यू2 बन जाएगा, क्योंकि म्यू2 से म्यू1 जा रहे हैं अबर। पहले म्यू1 से म्यू2 जा रहे थे, अब म्यू2 से म्यू1 जा रहे हैं। तो अबर के लिए जो म्यू1 म्यू2 जो है आपका वो बन जाएगा म्यू1, अब म्यू1 क्या बन जाएगा म्यू2। समझ में आ रहा है बात? क्यों बन रहा है? क्योंकि पहले म्यू1 से म्यू2 जाते थे, लेकिन अबर जो हम जा रहे हैं वो म्यू2 से म्यू1 की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे म्यू2 की जगह पे म्यू1 लिखेंगे, म्यू1 की जगह म्यू2 लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे म्यू1 बाय, अच्छा इमेज डिस्टेंस है ये, इमेज डिस्टेंस कहाँ बनेगा इसका? फाइनली वो भी आ रहा है, यही ना भी जो फाइनल इमेज बन रहा है। अच्छा म्यू1 की जगह फिर म्यू2 लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए क्या होगा v1, तो v1 लिख देंगे। और ये क्या हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 के जगह पे म्यू1 माइनस म्यू2, और बाई r के जगह पे r2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कैसे लिखे हैं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको अच्छा से समझ जाइए। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कैसे लिखा गया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाएंगे। अब देखिए इसमें क्या करने का है आपको, कि 1 नंबर और 2 नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा, जोड़िए म्यू2 बाई v1 माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू1 बाई v माइनस म्यू2 बाई v1 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 बाई r2। ये बात समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये? ठीक है, चलिए तो इसको मिटा ही दिया जाए ना, उसका जरूरत नहीं है। म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r1, म्यू1 माइनस म्यू2 बाई r2। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। तो म्यू2 बाई v1, म्यू2 बाई v1 ये कट गया, तो मेरे लिए आ गया म्यू1 बाई v माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ऐसा होगा, इसमें कन्फ्यूज़न है तो हम लिख देते हैं, आप लोगों का कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है। देखिए इसमें क्या है म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r1, इसको माइनस म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r2, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? इस चीज़ को, इसको इसी तरह से लिख दिए हैं। म्यू1 माइनस म्यू2 को म्यू2 माइनस म्यू करेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर, और r2 उतार दिए हैं। ये म्यू1 1 बाई v माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर 1 बाई v माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1, क्योंकि म्यू1 से दोनों डिवाइड होगा, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इसको उतारिए, यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका इक्वेशन आ चुका है 1 बाई v माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक पहले उतार लेते हैं, उसके बाद हम अब लोग कुछ लिखेंगे इसमें, इसको मिटाकर।
अब लिखते हैं हम लोग एक बात कि हम लोग क्या देखे थे कि कन्वर्जिंग लेंस में, ये कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो इसमें रे जब पैरेलल था तो सब पॉइंट आके एक पॉइंट पे आके मिल रहा था, जो इसका फोकस था, तो फोकस पे आके ये मिल रहा था। तो मेरे लिए ये वाला, इसके लिए जो फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, हाँ, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, इस फॉर्मूला को एक मिनट आपको लिख दे रहे हैं उस फॉर्मूला को। देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी हो जाएगा तो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका है रे ऐसे आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट जैसे आ रहा है यहाँ से, तो कहाँ से आ रहा है पता नहीं है, तो ये इन्फिनिटी से आ रहा है। तो ये जो मिल रहा था, जो इमेज जो आपका मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, इसके फोकस पे मिल रहा है, ठीक है। यानी कि u बराबर इन्फिनिटी रहने से v इक्वल टू क्या हो जाता है, f। हम लोग लिखते हैं इसमें फॉर u टेंड्स टू इन्फिनिटी v टेंड्स टू f, हो गए। तो मेरे लिए ये क्या बन जाएगा, 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये वाला फाइनली मेरे पास एक इक्वेशन आ गया कि 1/v माइनस 1/u को 1/f भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि u यदि इन्फिनिटी होता है तो v भी f हो जाता है। तो ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है, यानी इसका जो डिफरेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा। वो डिफरेंस ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला जो वैल्यू हो गया तो 1/f, इसीलिए ये आ गया। इसको हम लोग कहेंगे लेंस मेकर फार्मूला। ये लेंस मेकर फार्मूला यही है। समझ में आ रहा है बात? और लेंस मेकर फार्मूला में एक चीज और कर सकते हैं, कंसीडर लेंस इज केप्ट इन एयर मीडियम। एयर मीडियम में रखा हुआ है, एयर मीडियम रखा हुआ तो μ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इफ लेंस इज इन एयर और वैक्यूम मीडियम, ठीक है। एयर या वैक्यूम इसको लिख लीजिएगा। वैक्यूम मीडियम में भी म्यू का वैल्यू एक ही आएगा, तो ये वाला फार्मूला उसके लिए हो जाएगा ये, ठीक है। और लेंस फार्मूला फिर क्या है, एंड 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको हम लोग कहेंगे लेंस फार्मूला। समझ में बात आ रहा है? लेंस मेकर फार्मूला क्या हुआ और लेंस फार्मूला क्या हुआ। तो देखिए आपको क्या है कि इसमें कितना चीज़ दिया हुआ है, μ1 μ2 r1 r2 या 5 चीज़ दिया हुआ है आपका। तो 5 चीज़ में आप क्या कर सकते हैं, जो भी 4 चीज़ आपको पता रहे तो आप 5वां चीज़ इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। 1/f को 1/v माइनस 1/u भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं, या फिर इसको अलग अलग भी समझ सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला मतलब ये और ये दोनों को अलग अलग ही मान सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक सवाल हम लोग बनाएंगे अभी। मेरे पास फार्मूला क्या है,
1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू क्या था, μ2/μ1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला या फिर लेंस फार्मूला से भी हेल्प से हमको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो लेंस से रिलेटेड जब भी आएगा और आपको कुछ निकालने के लिए दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f वाला लगाइएगा। और यदि आपको दे दिया जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए r1 r2 या म्यू का वैल्यू दे दिया जाए, तब आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। बस ये दोनों फार्मूला को यूज़ करना है अच्छे से। आप यूज़ करिएगा, देखिएगा तो आपका लगभग हर सवाल सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिख देते हैं छोटा सा। A biconvex lens has radii of curvature 20 centimeter each if the refractive index of the material of the lens refractive index material of the lens is 1.5। ठीक है, बाई कन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है। बाई कन्वेक्स लेंस आप लोग समझ जाइएगा, उसका मतलब कौन सा लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, यही बाई कन्वेक्स लेंस हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ निकालने का है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक फिगर से समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, देखिए बाई कन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्री लेंस इज 1, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये जो कह रहा है तो इसका मतलब ये जो मटेरियल, ये लेंस रखा हुआ है वो एयर वाले मीडियम में ही रखा हुआ है। ठीक है, काहे कि जब नहीं दिया हुआ है तो ऐसा मानेंगे कि वो एयर वाले मीडियम में रखा हुआ है। तो व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जो आपको निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। तो देखिए एक चीज़ समझ जाइए पहले यहाँ पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये जो हो गया ये क्या हो गया, आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दोनों का 20 सेंटीमीटर। देखिए पहला तो ये है, तो इसका C1 इधर, तो इसका C2 इधर। बात समझ में आ रहा है। तो एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, -20, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से। समझ में आ रहा है बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल प्लीज 1.5 दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ आपको निकाल देने का है। यहाँ तो लिख देते हैं, सिंस द रेडी क्या होता है पता है, रेडियस का प्लूरल रेडी कहते हैं इसको। रेडी ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर each, then one will have radius of curvature plus 20 centimeter and
अदर विल हैव -20 सेंटीमीटर। बहुत लोग गलती क्या करता है कि 20 सेंटीमीटर देखा, अच्छा R1 R2 में 20 तो कट गया, कैसे होगा, लोगों उसको लगा कि वो 0 हो गया कट के, तो कहाँ से फोकल लेंथ निकलेगा, तो वो कंफ्यूज हो जाता है लोग उसमें। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि एक तो 20 होगा तो दूसरा तो -20 हो जाएगा ना, वो +20 कहाँ रहेगा वो। ठीक है, अब क्या है, फोकल लेंथ निकालना है। फॉर फोकल लेंथ वी हैव लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, चलिए तो चलिए इसको ऊपर कर लिख देते हैं इसको पूरा। अब यहाँ तक मेरा फाइनली आ गया है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न का बात नहीं है, बस हमको कैलकुलेट करके इसका फोकल लेंथ निकाल देने का है। और फोकल लेंथ देखिए एक चीज़ पूछ रहे हैं, फोकल लेंथ आपका इसका फोकस किधर होना चाहिए ये बताइए। फोकस यानी सेकंड फोकस किधर होना चाहिए। लेंस जब पैरेलल रहेगा, मतलब सॉरी रे जब पैरेलल रहेगा तो वो कहाँ आके मिलेगा, इस साइड में कहीं आके मिलेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल क्या होना चाहिए, इस साइड में, यानी कि फोकस का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि जो आंसर यदि नेगेटिव में आ गया मतलब गलत मेरा कैलकुलेशन आया है, यही समझ जाइएगा। और पॉजिटिव आया तो इसका मतलब सही आया मेरा आंसर। ठीक है, तो f का वैल्यू हमको निकालने का है, 1/f तो निकालना ही है। म्यू के जगह पे हम क्या डाल दें, जा क्वेश्चन मिटा दिया, म्यू की जगह पे क्या निकाल दें, 1.5 था, हाँ म्यू का वैल्यू कितना है 1.5 माइनस 1, और 1/r1 की जगह पे 20, अब माइनस, और ये फिर -1/20। यहाँ तक कोई दिक्कत का बात है। अच्छा ये कितना हो गया, 1.5 माइनस 1.5 और 1/20 प्लस 1/20, ये कितना हो गया 0.5, 2/20, 210 हो गया। तो ये कितना हो गया 5 और ये 10 हो गया ना, 5 2 जा तो कितना हो गया 1/20, 1/20 आ रहा है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/20, इसीलिए f इज इक्वल टू 20 क्या सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो R1 R2 है वो जिसमें लिखिएगा ये मीटर में रहेगा दोनों, तो इसका मीटर में आंसर आना। देखिए ये म्यू का वैल्यू तो यूनिटलेस है, इसमें से एक घटाए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका यदि मीटर में लिखिएगा तो ये दोनों मीटर में होगा तो इसका आंसर मीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर में लिखिएगा तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में तो इसका ही मिलीमीटर में। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर में लिखे थे हम लोग, तो 20 ये करने के कारण कितना आ गया 1/20। ठीक है, 2/20, 1/10, ठीक है, 1/10, 0.5। ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो f का वैल्यू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर सही है ना। तो इसका मतलब f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सिंस यहाँ लिखते हैं, सिंस इट इज बाई कन्वेक्स लेंस, इट्स फोकस और सेकंड फोकस, फोकस या सेकंड फोकस मस्ट बी पॉजिटिव एंड f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज ए पॉजिटिव वैल्यू, हेंस आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि f का वैल्यू पॉजिटिव आया है और आंसर मेरा पॉजिटिव आया है, यानी कि f का वैल्यू कितना आया 30 सेंटीमीटर। तो समझ रहे हैं बात। तो देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना था 20 था। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पे भी क्या था 20 सेंटीमीटर पे। इसका फोकस जो है, लेंस का फोकस वो कहाँ आ रहा है, वो भी 20 पे आ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो फोकस है, फोकस भी यहीं पर होगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वहाँ पे इसका फोकस भी होगा। तो कभी सुने थे सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, फोकस से तो समझता है कि हमेशा डबल पे होता है, लेकिन लेंस में जो फोकस होता है वो वाला फोकस नहीं होता है।
कौन सा फोकस? जो हम लोग स्फेरिकल सरफेस लेते हैं कि f इज इक्वल टू r/2 हो जाता है या r इज इक्वल टू 2f हो जाता है, तो वो इसमें नहीं है। इसका फोकस बनाने का तरीका अलग था। इसमें बस यही था कि यदि लेंस इंसिडेंट रे पैरेलल रहेगा तो जो रिफ्रैक्टेड रे जो मिलेगा वो वाला हो जाएगा इसका सेकंड फोकस, और यदि रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा तो इंसिडेंट रे जहां मिलेगा तो वो हो जाएगा फर्स्ट फोकस। तो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 सेंटीमीटर है, तो कोई गलत है। गलत होने का बात नहीं है, क्योंकि इसका फोकस अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात में समझ में आ गया। इसको हमेशा एनालाइज करके करते चलिए, इससे क्या होगा, आप लोग का ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं, और हम लोग अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, लैटरल मैग्नीफिकेशन देखेंगे हम लोग लेंस में, कि यदि ऑब्जेक्ट का कोई का हाइट होगा तब हम लोग इमेज कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला देखने का है। और उसके बाद जो हम लोग का जो टॉपिक बचा हुआ रहेगा कि दो लेंस को कंबाइन करके अब देखेंगे। पहले हम लोग क्या देखे थे कि दो स्फेरिकल सरफेस को कंबाइन करके देखे थे, अब हम लोग क्या देखेंगे, दो लेंस को कंबाइन करके देखेंगे। पहले दो लेंस को सटा कर हम लोग उसका क्या करेंगे कि एक लेंस बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, दो लेंस को थोड़ा दूर दूर पे रख के उसका फिर फार्मूला निकालेंगे। तो हर तरह से इसका फार्मूला निकालना है, हर तरह से एनालाइज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ इमेज डिफेक्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज रहने देते हैं।